हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं NV24 और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो वीरेंद्र सिंह राठौर हैं, जो कांग्रेस पार्टी में सह प्रभारी हैं। और हम लोग इनसे जानेंगे कि वर्तमान सरकार ने, जो केंद्र की सरकार है, कृषि बिल पास किया है, उसको लेकर बिहार की क्या स्थिति है, बिहार में कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है, इन सब बातों को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, हमारा पहला प्रश्न ये है कि आप बिहार में सह प्रभारी हैं, यानी बिहार की जिम्मेदारी की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया है, तो किसान मुद्दे में बिहार की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, पिछले लगभग 3-3.5 महीने से दिल्ली में देश का किसान आंदोलन पे बैठे हैं और लगभग 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। 3 कृषि कानून जो सरकार लेकर के आई है, उसको वापस लेने की मांग देश का किसान कर रहा है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी कानून का निर्माण इस देश में हो, ताकि बिहार देश के किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी मिल सके। इस बड़ी मांग को लेकर के देश का किसान दिल्ली के अंदर आंदोलित है। परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि 250 से ज़्यादा किसानों के शहीद होने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री मौन हैं, एनडीए की सरकार के मंत्री मौन हैं। एक भी शहादत के प्रति संवेदना भाजपा या उनके घटक दलों के द्वारा इस मामले पे नहीं की गई है, जो मैं समझता हूँ ना केवल शर्मनाक है, परंतु देश के किसान का भी एक बड़ा अपमान है। जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन को लेकर के बहुत गंभीरता से लगातार जो है हर ज़िले के अंदर पदयात्राओं के माध्यम से, धरनों के माध्यम से लगातार इस मुद्दे को उठाने का काम कर रही है। और मैं ये मानता हूँ, हमारे दर्शक को आप ये बताएंगे सर कि जो तीनों बिल हैं वो क्या हैं और बिहार के संदर्भ में उनका क्या दुष्परिणाम होगा? देखिए, मैं आपके दर्शकों को ये समझाना चाहता हूँ कि तीनों कृषि बिलों को समझने से पहले हमें एक बात समझनी होगी कि 1955 में हमारे देश में ज़रूरी वस्तुएं अधिनियम कानून का निर्माण किया गया था, जिसे अंग्रेज़ी में हम असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 कहते हैं। मोटे तौर पे उस कानून में ये प्रावधान थे कि जो जीवन के लिए ज़रूरी वस्तुएं हैं, जैसे गेहूँ, धान और लगभग ऐसी 20-22 वस्तुएं जो रोज़मर्रा के हमारे जीवन यापन में 130 करोड़ जनता को आवश्यक रूप से चाहिए होती है, उन वस्तुओं का भंडारण देश में कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। उसके पीछे कारण ये था कि जब जब भी इन वस्तुओं का भंडारण होगा, तो भंडारण करने से ये वस्तुएं मार्केट से गायब हो जाती हैं, और जब मार्केट से गायब होती हैं तो औने पौने दाम पर हाई रेट्स के ऊपर आम जनता तक वो पहुंचती हैं और जमाखोरी और मुनाफाखोरी का माहौल देश में बन जाता है। इस को आधार समझ करके 1955 में असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का निर्माण किया गया था और ये प्रतिबंध लगा दिया गया था कि इन वस्तुओं का भंडारण या जमाखोरी देश में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इन 3 कृषि कानूनों, सर, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि मनमोहन जी की जब सरकार थी, यानी कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी, तो ये आंकड़ा आया था कि 42% जो सामान है, जो एसेंशियल कमोडिटी है, वो बर्बाद हो जाता है खेत से गोडाउन तक पहुंचने में। इसी कारण इसको किया गया है। मैं आ रहा हूँ, उस मुद्दे पे भी आ रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, पर मैं अपनी बात को पूरा समाप्त कर लूँ। तीनों कृषि बिल जो केंद्र सरकार लेकर के आई, उसमें जो सबसे पहली अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट क्या है? वो अमेंडमेंट है कि भंडारण पे प्रतिबंध लगाने वाले कानून के ऊपर जो 1955 के एक्ट से लगा हुआ था, वो हटा लिया गया। अब असीमित भंडारण की ताकत जो है दे दी गई। तो एक तरह से जमाखोरी को लीगलाइज करने का काम इन तीनों कृषि कानूनों ने कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि बिहार के संदर्भ में
भंडारण करने के इस कानून से क्या नुकसान होने जा रहा है। तो हमें ये समझना होगा कि बिहार में मुख्यतः गेहूं, धान, मकई और दलहन की खेती ये मुख्य रूप से होती है और ये सभी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं। चूँकि मंडियाँ बिहार में नहीं हैं और सरकारी खरीद बिहार के अंदर गेहूं की 1% भी नहीं होती और कुछ 12-13% धान जो है वो पैक्स के माध्यम से खरीद की जाती है, तो सरकारी खरीद का ना होना और मंडियों का ना होने की वजह से बिहार में गेहूं और धान बहुत सस्ते दामों पर बिकती है। छोटा व्यापारी किसान से 1200, 1300, 1100 रुपये प्रति क्विंटल के अंदर आज भी गेहूं और धान को खरीदने का काम करता है, जो कि समर्थन मूल्य से बहुत नीचे। आज गेहूं का समर्थन मूल्य 1800 रुपये से ज़्यादा है, परंतु आप देखेंगे कि बिहार में गेहूं जो है वो 1100-1200 रुपये बेचने के लिए किसान मजबूर रहते हैं। क्यों मजबूर है? क्योंकि मंडियां नहीं है और सरकारी खरीद नहीं है। हरियाणा और पंजाब के अंदर स्थिति अलग है। हरियाणा और पंजाब की पूरी फसल की खरीद सरकार करती है, तो समर्थन मूल्य हरियाणा पंजाब के किसान को मिलता है। परंतु बिहार में समर्थन मूल्य किसान के लिए एक सपना है। उसने अपने जीवन में कभी भी अपनी फसल को समर्थन मूल्य में नहीं बेचने का काम किया। अब क्या होगा? अब क्योंकि प्रतिबंध भंडारण पे से हटा दिया गया है, तो ये बड़े पूंजीपति जो है अब वो बिहार का रुख करेंगे। बिहार का रुख इसलिए करेंगे कि सबसे सस्ती फसल जो है वो उनको बिहार में खरीदने को मिलेगी और असीमित भंडारण वो कर सकते हैं। आप सोचिए, अगर 1100-1200 रुपये प्रति क्विंटल के अंदर ये पूंजीपति बिहार के टोटल गेहूं को और धान को खरीदने का काम करें, उसको भंडारण करने का काम करेंगे, तो बिहार की ही जनता को खाने के लिए गेहूं और धान किस रेट पे मिले, ये तय केंद्र सरकार कर पाएगी ना राज्य सरकार कर पाएगी। ये पूंजीपति सर 2006 में हमारे यहाँ बिहार में इसको हटा दिया गया था। उस समय कांग्रेस पार्टी ने या अन्य विपक्षी दलों ने कोई इस पर विरोध नहीं किया, मंडी को समाप्त किया गया और उसको हटे हुए करीब 14 साल हो गए हैं। तो आज ये कांग्रेस पार्टी को क्यों याद आ रही है? देखिए, आज की बात नहीं है। आप देखिए, अगर बिहार का इतिहास उठा करके देखें तो मंडियों की व्यवस्था तो कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी बिहार में। वो सही है सर, कांग्रेस पार्टी लेकर 2006 में मंडियों को हटाया गया। बीच में हमने देखा कि महागठबंधन बना जिसमें कांग्रेस पार्टी शामिल थी, लेकिन उन्होंने इस विषय को एकदम छुआ भी नहीं। हमेशा हम APMC एक्ट को ख़त्म करने का विरोध हमेशा कांग्रेस करती रही है और इस बार भी अगर आप हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो देखते हैं लोकसभा का, जिसके ऊपर बड़ा दुष्प्रचार विपक्ष कर रहा है, हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में